हेलो मेरे प्यारे दोस्तों और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं भरत कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं मी एंड माई टू क्लास के अंतर्गत। और ये क्लास है बीए फर्स्ट ईयर वालों के लिए और उनके लिए जिनको समझना है अच्छी तरह से मध्य पाषाण युग के बारे में। बिल्कुल, तो ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं पाषाण युग के अंतर्गत मिडल एज को। क्योंकि पाषाण युग को हम 3 अलग अलग खंड में बांटते हैं, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवीन पाषाण काल, नव पाषाण काल। तो मैंने इससे जो शुरुआत ली है वो स्टार्टिंग जो पॉइंट है पूरा पाषाण काल के बारे में आपको अच्छे से समझा दिया है। एंड देन ये जो पार्ट है वो है मध्य पाषाण काल के बारे में, और इसके अंतर्गत आपको बहुत ही अच्छे तरीके से महत्वपूर्ण पॉइंट वाइज और जो इसके महत्वपूर्ण तथ्य हैं उसके बारे में बताएंगे। तो बिल्कुल ये कॉलेज के लिए और अपने बाकी आगे कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देन इसको पूरा देखिए और कुछ डाउट है तो ज़रूर बताइएगा। तो देखिए, इससे पहले हमने पाषाण काल के अंतर्गत पूरा पाषाण काल को देखा है। तो आज हमें देखना है मध्य पाषाण काल के अंतर्गत, जिसको हम कहते हैं मेसोथिलिक युग। मेसोथिलिक युग भी कहा जाता है। ओके, और इसके बारे में सबसे ज़रूरी जानकारी वही ध्यान रखें कि मध्य पाषाण काल की जो जानकारी है, ठीक है ना, जानकारी वो भारत के संबंध में, किसके संबंध में, भारत में, कि भाई भारत में मध्य पाषाण काल के बारे में जानकारी या इसकी खोज है वो किस विद्वान ने की थी, तो उस बारे में ध्यान रखिएगा कि 1867 में सी.एल. कार्लाइल के द्वारा विद्य क्षेत्र जो है भारत का, उसमें लघु पाषाणों की खोज के दौरान मध्य पाषाण युग की खोज हुई थी। अब देखिए इसके अंतर्गत, अब यहाँ पर देखो 2 समय दिया हुआ है कि मध्य पाषाण काल किस समय, मतलब उसका एज क्या है, किस टाइम पीरियड में मध्य पाषाण काल को हम डिवाइड कर सके या उसको उस काल के अंतर्गत बांटे। देखो मोस्ट ऑफ टाइम क्या होता है कि यूरोप में मध्य पाषाण काल की जो खोज है वो समय है 10,000 ईसा पूर्व से 8,000 ईसा पूर्व के मध्य का, ठीक है। लेकिन अगर अपने बात करें भारत में मध्य पाषाण काल की एज को देखा जाए तो मोस्ट ऑफ आंसर यही है 100% कि 8,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व का जो समय है भारत के अकॉर्डिंग या भारत के अंतर्गत, वो जो काल है वो मध्य पाषाण काल कहलाता है। तो यूरोप में और भारत की इस व्यवस्था में काफ़ी फर्क देखा जाता है। तो भारत के अकॉर्डिंग तो मध्य पाषाण काल को ये बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखें क्योंकि बहुत ही लिंकिंग सोर्स के जरिए ही मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूँ। अब देखिए, अब मैं इस वीडियो में आपको और भी महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूँ। तो सबसे पहले तो ध्यान रखें कि भारत में मध्य पाषाण काल से संबंधित अवशेष हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं। छोटा नागपुर, पंजाब, मध्य भारत, गुजरात के इलाकों से। और इसके अंदर कौन से क्षेत्र में या कौन सी जगह है जहाँ से हमें मध्य पाषाण काल के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है, वो मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ इस वीडियो में आगे। और इसके बाद उनके निवास के बारे में बताने वाला हूँ कि ये उनका निवास किस प्रकार से था, यानी गुफाओं से, झोपड़ियों में या गुफाओं के अंदर ही इनका जीवन यापन होता था। औजार किस प्रकार के यूज करते थे इनके अपने काल में, क्योंकि पूरा पाषाण काल से मध्य पाषाण काल में इनके जीवन में थोड़ा सा सुधार, यानी इसका लाइफस्टाइल थोड़ा सा बदल चुका था। भोजन सामग्री में ये पशुपालन के अलावा क्या कार्य और करते, किस प्रकार से अपना भोजन यापन करते थे। नेक्स्ट है यहाँ पर सामाजिक जीवन किस प्रकार का था। फिर धार्मिक भावनाओं के बारे में क्या जानकारी मिलती है और विशेष के बारे में। तो इन सभी पॉइंट को कवर करेंगे और मध्य पाषाण काल को हम कवर करते हैं। तो आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर जब लिखवाते हैं तो कुछ चीज़ें हैं वो आपको समझ नहीं आती, कुछ स्टूडेंट का किस्सा थोड़ा सा समझाते समय हम समझ तो जाते हैं पूरा, लेकिन आप जो समझाते हैं वो थ्योरी बेस्ड लिखिए, मतलब थोड़ा आप उसको डिटेल से लिखिए, क्योंकि ये लेक्चर्स होते हैं तो इसमें लिखवाना कम होता है, समझाना ज़्यादा होता है। लेकिन स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट करी हमली के सर आप समझा रहे 100% समझ में आता है, लेकिन आप जो समझा रहे कृपया करके उसको नोट डाउन भी करें तो इजी रहेगा। देन आपका भी यही मानना होगा। तो फिर मैंने क्या किया कि आपकी इस वीडियो को बहुत ही अच्छे तरीके से बनाने के लिए, आपको अच्छे से समझ आए, इसलिए शुरुआत मैंने आपको बोर्ड से शुरू की है। अब मैं ले चलता हूँ आपको डिजिटल स्क्रीन पर, जहाँ पर आपको टू द पॉइंट डिटेल से मैं इस पर बारे में जानकारी देता हूँ। और इस क्लास को आगे शेयर करते जाइएगा, मोस्ट ऑफ क्लास है। एंड अगर जितना सपोर्ट आपको इस क्लास से मिलेगा उतना ही बढ़िया आपको नेक्स्ट बिफोर एंड आफ्टर क्लास मिलेगी, ठीक है ना। तो बढ़ते हैं डिजिटल स्क्रीन पर, हम आगे बढ़ते हैं। आपके लिए एक बार से और बहुत ही अच्छे तरीके, महत्वपूर्ण तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। देन आपको अभी जस्ट बताया कि हम मध्यकाल के बारे में देखें, मध्य पाषाण काल, जिसको मेसोथिलिक और मध्य पाषाण काल के रूप में भी जाना जाता है, आदि का युग भी कहा जाता है, आदि मानव का युग। तो मध्य पाषाण काल में मानव जीवन शैली और मध्य पाषाण काल का जो समय है इसके अंतर्गत बात करें तो ये मैंने यहाँ पर आपको हाईलाइटली समझा दिया है कि अब आप मुझे कमेंट में बताइए कि मैंने क्या बताया था कि मध्य पाषाण काल कौन सा दौर रहा है।
तो देखिए इस समय की अगर पाषाण की देखी जाए तो उस समय क्या होता था, इस प्रकार से पत्रों पर अपनी जो कलाएं हैं वो यहाँ पर नजर आती हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं और मैं आपको समझा रहा हूं। तो ये वो दौर है जिस दौर में पत्थरों का ज्यादा महत्वपूर्ण उपयोग हुआ करता था और पत्थरों पर ही कलाकृतियां, शिकार, संसाधन, उपयोगी सामग्री थी। जैसे यहाँ पर देखें तो देखिए ये पत्थरों का यूज किया जा रहा है, उसके ऊपर ही ये आकृति उकेरी गई है। तो सीधा से हम बढ़ते हैं इस पर बारे में। तो देखो पूरा पाषाण काल हमने समझ लिया है और नव पाषाण काल जो इसके बाद का आता है। तो पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के मध्य का जो समय है, मध्य का जो समय है या इसके बिटवीन जो समय उसको मध्य पाषाण काल कहा जाता है। ठीक है, और इसके जो अवशेष है इसके बारे में भी मैंने जस्ट आपको बताया था कि नागपुर, पंजाब, मध्य भारत, गुजरात और कृष्णा नदी के आसपास इसके क्षेत्र मिलते हैं। देन यहाँ पर देखिए मध्य पाषाण कालीन मानव पहाड़ी में गुफा और झरनों, झीलों के तटों में टहनी और पत्थरों से झोपड़ियां बनाकर ये रहते थे, यानी छोटे छोटे समूह में रहते थे, 10 से 8-10 समूह में रहते थे। अब देखिए वनों से प्राप्त कंदमूल, फल, आखेट यानी शिकार के मारे गए पशु पक्षियों के मांस, झीलों व नदियों से प्राप्त मछलियों, उसकी भोजन सामग्री का उपयोग इनके जीवन में होता था। इस काल के हथियार एवं औजार पूर्व की अपेक्षा थोड़े सुछड़ यानी मतलब कहने का मतलब होता है सुंदर और परिष्कृत होते थे। इसमें कौन कौन से हथियार होते थे, जैसे फरसा, बाण, भाला, हथौड़ी, काटने और छिलने और तराशने के औजार जो इसमें शामिल होते थे। मध्य पाषाण काल में हमें भित्ति चित्रों और शैल चित्रों की बहुत ही ज्यादा जानकारी के सोर्स के रूप में मिलते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया ये भित्ति चित्र है, मतलब पाषाण पे उकरे गए। अब देखिए इस युग में जादू टोने का भी इस्तेमाल था, यानी धार्मिक कर्तव्य के अंतर्गत आते हैं। इन लोगों को शवों को दफनाने का आरंभ किया गया था। अब इसको डिटेल से देखते हैं। मध्य पाषाण काल की हम डिटेल से व्यवस्था मतलब उसकी पूरी विशेषताओं को यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर जिस प्रकार से देख रहे हैं कि इनका शिकार, इनका जीवन और रहवास एक फोटो में मैं आपको पूरा बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मध्य पाषाण काल किस प्रकार का था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इस काल में मानव समूह में शैल चित्रों, शैलाश्रय में स्थायी निवास करते थे, यानी शैल कहने का मतलब है पत्थरों के आसपास इनका निवास जीवन होता था, उन्हीं पे गुफाओं वगैरह होते थे। इसके अलावा इन समूह में बच्चे, महिला, पुरुष ये होते तो ये नदी, झीलों, झरनों के तटों पर पत्तियों की झोपड़ियों में वे रहने लगे थे और गुफा में ये वैज्ञानिकों ने कहा कि इनका जीवन निवास है वो गुफा में भी हुआ करता था। आगे जैसे बढ़े तो मध्य पाषाण काल में औजारों को भी जस्ट बताया, तो एक बार पुनः देख लीजिए कि इस काल के औजार पूर्व काल के औजारों से अति सूक्ष्म किंतु कलात्मक दृष्टि से थे। यानी आपको पाषाण काल मैंने आपको समझाया, तो पाषाण काल एक्चुअल में उसमें जो औजार होते थे पत्थरों से बने होते थे, इसमें भी पत्थरों से बने होते थे, लेकिन पूरा पाषाण काल से मध्य पाषाण काल में आते हुए जो इनके जो औजार थे वो और ज्यादा विकसित और कलात्मक कृति के हुआ गए, यानी इसका लेवल अच्छा हो गया। औजारों के निर्माण और आकृति में ही युग विभाजन किया जा सकता है। हम मध्य पाषाण काल और पूरा पाषाण या नव पाषाण काल का विभाजन ही पत्थरों के आधार पर करते हैं, उनकी बनावट के आधार पर करते हैं। तो औजारों में अब समक पत्थर का भी उपयोग किया जाने लगा था। इनके औजार आकार में छोटे, सुंदर और सुडौल होते थे, और कैसे होते थे मैं आपको आगे बताने वाला हूँ फोटो के साथ। इस काल में धारदार और नुकीले औजारों का विशेष प्रचलन था, जो भालों और तीरों के अग्रभाग के रूप में प्रयोग किए जाते थे, यानी कोई भी हथियार है तो उसके अग्रभाग में ये होता था। अब देखो यहाँ पर जैसे भी मैंने बताया कि औजारों में भाला, हथौड़ा, फरसा, गंडासा और कुल्हाड़ी होते थे। अब देखिए यहाँ पर जैसे कि मैं आपको ये बता रहा हूँ, यहाँ से आप समझ जाएंगे कि ये जो सभी है ना पत्थर है, लेकिन ये पत्थर है वो हथियारों की तरह यूज किए जाते थे, किसी के आगे ज्वाइंट करके, किसी के पीछे ज्वाइंट करके। तो इस प्रकार से किसी को हथौड़ा, किसी को गंडासी, और इस प्रकार से अलग अलग विभिन्न प्रकार से इन पत्थरों के द्वारा ही औजारों का निर्माण और उनकी जो सहयोगी सामग्री या जो भी कार्य होते थे वो करते थे। तो ये चीज आप समझ रहे हैं। इस फोटो के जरिए मैंने आपको बताने का प्रयास किया कि मध्य पाषाण काल में औजार किस प्रकार के और कैसे बने होते थे, इनकी आकृति क्या होती थी। यानी पहले पूरा पाषाण काल से मध्य पाषाण काल में आकृति है इनकी जो या बनावट है वो काफी अच्छी हो चुकी थी। अब देखिए मध्य पाषाण काल की हम बात करें भोजन सामग्री के बारे में, तो जैसे कि भी मैंने बताया कि वनों से प्राप्त होने वाले कंदमूल, फल के अतिरिक्त शिकार किए जाने वाले जानवरों के मांस थे, ठीक है, जिनसे भी अपनी जीविका से यानी अपना जीवन पूर्ति करते, यानी टोटली ये हम कहें शिकार और जंगलों पर निर्भर रहते थे। ठीक है, और साथ ही साथ मछली भी खाकर अपनी भी भूख मिटाते थे, यानी मछली भी इनके भोजन में शामिल होती थी। अब बात करते हैं मध्य पाषाण में इनके सामाजिक जीवन के बारे में। तो जैसा कि आपको मैंने बताया कि इस काल में मानव समूह कृषि, पशुपालन से अनभिज्ञ था, मतलब उनको पशुपालन के बारे में ये वो जानकारी थी कि इसका पशुपालन हो रहा है, इसका उपयोग किया जाए। इनका शिकार सबसे जरूरी होता, शिकार के बहाने ही पशुओं के संपर्क में रहते थे और कृषि से जानकार नहीं थे।
यानी कृषि से संबंधित इनको कोई जानकारी नहीं थी कि खेती बाड़ी करके अपना पेट भरे, नहीं। किंतु कुछ जानवरों से वे परिचित थे, जिनमें जैसे मछली जो शिकार के लिए काम आती थी, मगर, कुत्ता, बैल, घोड़ा, गाय, ये उस समय जानकारी के सोर्स के रूप में इनके ये जानवर वे मतलब विज्ञ थे, जानकारी थे। इस समय लोग व्यवसाय व मनोरंजन के रूप में शिकार करते थे, यानी उस समय मान लीजिए व्यापार करना है तो वो भी शिकार होता था, मनोरंजन करना है तो शिकार करना, यानी टोटली शिकार यहाँ पर फोकस्ड होता था। और संभवतः वे सकमक पत्थर की प्राप्ति से अग्नि से प्रसिद्ध हो चुके थे, यानी मैंने आपको बताया था पूरा पाषाण की एंड स्टेज में अग्नि से संपर्क हो गया था, यानी मध्य पाषाण में अग्नि को वे जान चुके थे और अग्नि का यूज लगभग, लेकिन इनके प्रमाण है बहुत कम जगह उपलब्ध होते हैं। गुफाओं में जहां वे रहते थे, अपनी दैनंदिन की कुछ यादगार घटनाओं को वो पत्थरों पे, शैल चित्रों पे उकेरते थे। ये आपको पता होगा, जस्ट फोटो भी बताया था मैंने आपको। अब बात करते हैं मध्य पाषाण काल में इनका धार्मिक जीवन किस प्रकार का था। तो पुरातात्विक वेदाओं की मान्यता है कि इस काल में मानव कुछ धार्मिक विश्वास जैसे जादू टोना आदि सीख रहा था। मृत व्यक्तियों के शव को अब गाड़ने यानी दफनाने की परंपरा शुरू हो चुकी थी मध्य काल में, कि शव को दफनाया जाता था। मृत व्यक्ति को बैठे हुए मुद्रा में दफनाया जाता था, चूल्हा के नहीं, सीधा सीधा बैठा दिया है। शव तथा औजार और खाद्य सामग्री रखना किसी धार्मिक क्रम की ओर प्रवृत्त करते, और शव के साथ औजार भी रखते थे और खाद्य सामग्री भी इसमें साथ में दफनाई जाती थी, तो कहीं ना कहीं ये इसका धार्मिक संबंध ताल्लुकात बनता है। नेक्स्ट बात करें तो मध्य पाषाण काल में इनके अवशेष कि कहां पर इन मध्य पाषाण काल के संबंध में भारत में हमें जानकारी प्राप्त होती है कि वास्तव में ये मध्य पाषाण काल की समय की कुछ घटना है या प्रूफ है जो हमें इसके संबंध में जानकारी देते हैं, या इतिहास से संबंधित जानकारी हमें से प्राप्त होती है। तो मध्य पाषाण काल के अवशेष राजस्थान में भी हमें प्राप्त हुए, राजस्थान के बागोर में और कृष्णा नदी के दक्षिण पूर्वी इलाकों में, इसके दक्षिणी पूर्वी इलाके इसके अलावा भारत, दक्षिणी पूर्वी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश यानी विदेश प्रदेश बताया वहां से मिले हैं। तो कुछ विशेष स्थल के बारे में हम देखें जो जरूरी एग्जाम में आ सकते हैं कि ऐसे कौन से स्थल है जो मध्य पाषाण संस्कृति से बिलोंग करते हैं। तो देखिए जैसे कि प्रमुख पाषाण कालिक क्षेत्र जहां पर धातु है कि केरल और उत्तर पूर्वी राज्यों में न तो निम्न पाषाण पूरा पाषाण स्थल प्राप्त हुए, नहीं मध्य पाषाण, तो जहां पे प्राप्त हुए उनके बारे में देखें और जरूरी रूप में है जो मैं आपको समझा रहा हूँ, इसलिए इसको समझते जाइएगा और नोट भी कर लीजिएगा, क्योंकि आपको ये पीडीएफ में मेरे पढ़ाने का उद्देश्य इसलिए कि आप एक इसी डिटेल से इसको नोट भी करें। तो देखिए अब देखो यहाँ पर सीधे बढ़ते हैं। तो सांबर झील निक्षेप, राजस्थान में स्थित सांबर झील निक्षेप के मध्य में 7000 ईसा पूर्व के लगभग विश्व के सबसे पुराने वृक्षारोपण के साक्ष्य मिले हैं। देन ये समय है वो मध्य पाषाण से संबंधित। इसके अलावा लगनाम गुजरात के बारे में आपको कहा था, गुजरात के मेहसाणा जिले में स्थित इस नगर की खोज एस.डी. सांकलिया द्वारा 1941 में की गई थी और यह माइक्रोलिथिक इंडस्ट्रियल साइट है जहां पर 13,000 से ज्यादा उपकरण प्राप्त हुए हैं। यहाँ से 15 मानव कंकाल भी प्राप्त हुए जिनकी औसत आयु है या हाइट की बात करें तो 164-174 सेमी है। इसके भूमध्य सागरीय प्रजाति के होने का संकेत मिलता है। यहाँ से एकल समाधान का साक्ष्य प्राप्त हुआ है दक्षिण पूर्व की दिशा की ओर। इसके अलावा आगे देखें सराय नहारसराय, ये जो इलाका है, ये जो स्थान है उत्तर प्रदेश में, इसी स्थल से 11 मानव कंकाल प्राप्त हुए। इसमें प्रतीत होता है कि यहाँ की काकेश प्रजाति और प्रोटो नॉर्डिक रेस के लोग रहते थे, यानी नस्ल के लोग रहते थे, नस्ल के लोग यहाँ से क्रम में 8 सुलह प्राप्त हुए जिन्हें सामुदायिक सुलह कहा गया है। सराय नहार राय की रेडियो कार्बन पद्धति है वो 8395 ईसा पूर्व, यानी सिंपली बात है ये वो कौन सा समय है, ये वो समय मध्य पाषाण। इसके अलावा एक और स्थान है महाधार, यह स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है। मध्य पाषाण कालिक स्थलों में यहाँ पर 28 कंकाल प्राप्त हुए हैं और सराय नहार की तरह प्रोटो नॉर्डिक प्रजाति के लोग यहाँ रहते थे। यहाँ से एकल, युगल और सामूहिक तीनों प्रकार के समाधान के साक्ष्य मिले, यानी एकल भी दफनाए जाते थे, युगल और सामूहिक रूप में। इसके अलावा नेक्स्ट बात करें भीमबेटका, जिसके बारे में आप जानते हैं। पुराने मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका से मानवीय क्रियाकलापों से संबंधित गुफा चित्रकार के साक्ष्य मिले। यहाँ के प्राकृतिक या अनुकरणात्मक और संकेतात्मक दोनों प्रकार के चित्र प्राप्त हुए हैं। यहाँ की गुफाओं पौराणिक और मध्य कालिक दौर से जो कंकाल प्राप्त हुए हैं उनमें से एक बच्चे के गले में पड़ा ताबीज जादू टोने में और इसके विश्वास का प्रतीक है। यहाँ से सामुदायिक जीवन के संकेत मिलते हैं। दूसरा जो स्थल प्राप्त हुआ है मध्य पाषाण से
वीरभानपुर, और ये पश्चिम बंगाल स्थित है। ये लगनाज के पास सर्वाधिक उपकरण प्राप्त हुए यहाँ पर। नेक्स्ट है टेरी टेला या टेरी समूह, ये स्थित तमिलनाडु में स्थित है। टेरी टेला का अर्थ होता है बालू का टीला। यहाँ से मध्य पाषाण काल के 11 बालू के टीले प्राप्त हुए। यहाँ से फ्लिंट और सर्स निर्मित उपकरण प्राप्त हुए। अब देखो समरी और कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य जो आपको इस मध्य पाषाण काल से समझने हैं, तो यहाँ पर मैं आपके लिए से पॉइंट नोट किए हैं, जो नोट कर लीजिए। मेसोलिक एज फैक्ट के बारे में, तो यहाँ पर क्या होगा, देखो पूरा पाषाण काल का समय, उस समय पृथ्वी है वो एक तरह से पूरा ठंडा एनवायरनमेंट था, बर्फ वगैरह ज्यादा थे, तो इस प्रकार से ज्यादा जनजीवन जंतु नहीं थे। लेकिन मध्य पाषाण काल में आते आते तापमान में बदलाव आया, गर्मी बढ़ने लगी। गर्मी बढ़ने के कारण जो गेहूं धान जैसी फसल उगने लग गई थी, लेकिन ये इनके जानकार में नहीं थे। इस समय के लोग भी गुफाओं में रहते थे। पुरातात्विकों को कई स्थलों में मेसोलिथिक युग के अवशेष मिले हैं। जैसे अभी मैंने बताया कि पश्चिमी मध्य भारत और मैसूर कर्नाटक में इस युग की कई गुफाएं मिली है। मध्य पाषाण युग में लोग मुख्य रूप से पशुपालक थे, यानी पशुपालन कार्य न करके पशु का उपयोग शाकाहारी के लिए हो जाता था, यानी मांस भक्षी के लिए होता था। इसके अलावा नेक्स्ट यहाँ पर बात करें तो इस युग में मनुष्य खेती के को तर्क यानी खेती को इतना नहीं अपनाया था। यहाँ पर देखा जाए तो खेती का इतना ट्रेंड नहीं था, ठीक है ना, यानी मछली पालन था खेती का। इसके अंतिम एज में जाते, मध्य पाषाण के अंतिम एज में जाते कहीं ना कहीं खेती के साक्ष्य मिलते, इसलिए ये जोड़ा गया है। बाकी यहाँ पे मछली पकड़ना, शहद जमा करना और शिकार करना सबसे बड़ा कार्य हुआ करता था इनका। तो ये मैंने आपको शॉर्ट और इजी वे में पूरी तरह से समझा दिया है कि मध्य पाषाण काल क्या है, और इसके संबंध में जो हाईलाइट जो चीजें थी वो मैंने आपको बता दी कि मध्य पाषाण काल कब शुरू हुआ है, इसके संबंध में क्या सोर्स प्राप्त होते हैं, कैसे पत्थर थे वगैरह, हर चीज छोटी मोटी आपको जानकारी दे दी है। आई होप आपको मध्य पाषाण काल के संबंध में हर एक छोटी छोटी डिटेल समझ आ चुकी होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।